कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी अपने सीनियर जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब के साथ एक बार फिर समाचारों की समीक्षा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो सना साहब, आप अपन कोई समय न गंवाते हुए से मुद्दे पे आते हैं, शायद खबरें ज्यादा हैं आज। दैनिक भास्कर की फ्रंट लीड है ओबीसी आरक्षण जी। इस पे पीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है जी। और एक नया एफिडेविट अब शासन की ओर से प्रस्तुत होने जा रहा है। ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। और अब ये किस मोड़ पर आ गया है, क्या लग रहा है आपने? सर, इसमें 27% आरक्षण देना चाहते हैं सीएम, ये बात भी कही। ओबीसी आरक्षण का जो मामला चल रहा है पीएससी में, तो इसमें पीएससी ने खास तौर से सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग ली, फिर नया एफिडेविट भी देना चाहते हैं। उसके बाद ओबीसी आरक्षण मतलब पिछड़ा वर्ग को एक तरीके से आगे लाना, ये अच्छी पहल है। जो बहुत टाइम से ये मामला लटका हुआ था। उसके बाद आज जो सीएम हाउस में एक सर्वदलीय बैठक, मतलब एक राय करने की कोशिश की कि विरोध ना हो इसका जी। तो ये भी एक अच्छी चीज है सर। हाँ, इसमें एक चीज और देखने में आ रही है कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो ओबीसी के आसपास कहना चाहिए केंद्रित हो रहा है जी, एकजुट हो रहा है जी। और इसमें जो विपक्षी दल हैं वो आरक्षित दल के अन्य जो विशेष भाग हैं, जैसे SC ST अल्पसंख्यक जी, इनका एक समूह बनाने के लिए वो जुट गई है। बिल्कुल। तो शासन पक्ष को भी चिंता का विषय तो है जी। आखिर सब कुछ राजनीति का ही खड़ा है पूरा जी। है ना। अब बात आती है 27% जी। तो 27% की बात तो बहुत दिन से चल रही है ये जी। शासन कांग्रेस के रहे तब भी और अब भाजपा के हैं तब भी। हाँ, ये बात मैं मुतमईन हूँ इस चीज को लेकर कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बेईमानी तो है ओबीसी के साथ में जी। वरना इस तरह की बातें कोर्ट को आना पड़ता है, डांटना पड़ता है, हड़ताल लगानी पड़ती है, उसके बाद फिर वही हिसाब अगला एफिडेविट और जी। तो ये मामलों खींचने। हाँ, ये आपने कहा ना कि सीएम हाउस में आज सर्वदलीय बैठक, ये अच्छा लक्षण है जी। यहाँ कम से सभी लोग अपनी बात कह पाएंगे और इससे सामने आएगा कि कौन दल कहता क्या है और करता क्या है है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक इजी हो जाएगा कि आखिर है क्या। बिल्कुल है ना। सेकेंड लीड है ये जी। खाद के मुद्दे पर विधायक और कलेक्टर आमने सामने आ गए और एक दूसरे को चोर कह दिया जी। ये भिंड का मामला है जो चंबल का इलाका है जी। तो ये परिदृश्य कितना ज्यादा खतरनाक लोकतंत्र के लिए, और ये माहौल क्या? बिल्कुल ठीक है सर। इसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी का खुले मंच पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, अश्लील भाषा में, अभद्र भाषा में जी, कि एक दूसरे को सत्ता और सिस्टम की मर्यादा पूरी भंग हो गई है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा परिदृश्य नहीं है। तो इसमें सत्ता पक्ष के लिए मैं ज्यादा इसमें एक वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जब संस्था आती है तो ऐसे लोगों के कारण ही आती है। भाई कांग्रेस का विधायक यदि होता तो भाजपा को एक बहाना था कि उनका तो काम ही है ये करना जी। अब जब उनका ही आदमी से कलेक्टर कह रहा है कि तू भी चोर और विधायक कह रहा है कि तू भी चोर, तो ये बड़ा गंभीर मसला है। और ये तभी होता है सना साहब जब हमाम में सभी नंगे हों। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ऐसे में तो एक आध को तत्काल कोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए था। भले ही अभी ये खबर ताजी है, शायद आगे खाद चला भी जाए, लेकिन ये जहाँ तक मेरा ख्याल है सना साहब और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि चंबल में जो रेत माफिया है जी, ये मैं कहता हूँ कलंक है लोकतंत्र जी। ब्यूरोक्रेट्स पे भी कलंक है और राजनीति पे भी कलंक है जी। क्योंकि इसमें सब शामिल है जी। और इसलिए मैं इसमें संतुष्ट हूँ अपने आरोप से, क्योंकि इसमें एक पक्ष भी यदि इन्वॉल्व ना होता तो अभी तक ये बंद हो गया होता। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनके इतने हौसले बुलंद हैं, इन्होंने IPS को मर्डर करने से नहीं चूके ये लोग जी। कुचल दिया जी।
उड़ा दिया ट्रैक्टर से। बिल्कुल इन्होंने आईएएस को कुचलने में बिल्कुल भी कोई वो नहीं बरती, और कईयों को उन्होंने जिस तरह से छोड़ दिया है जिंदगी भर के लिए अपंग बना के कि वो अब किसी लायक ना रहे। अब इनकी जब आईएएस आईपीएस की ये स्थिति है तो आप सोच लिए जो एक सैनिक है, एक हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, एएसआई, फिर एसआई, फिर इनकी क्या दुर्गति होती होगी इस क्षेत्र में। तो मैं तो स्पष्ट रूप से ये आरोप लगाता हूँ, सरकार किसी की भी रही हो, इन ठगों को, इन बदमाशों को कहीं ना कहीं शासन का संरक्षण प्राप्त है, और इन पर नकेल कसना की काफी तैयारी आवश्यकता बहुत जरूरी भी है। जीपीएस ने गलत रास्ता दिखाया, बेन नदी में बह गई, 3 की मौत हो गई, विज्ञापन पे हम इतने आश्रित हो गए। हाँ सर, ये बात जो मतलब एआई का इस्तेमाल, सारी चीजें जो आ रही हैं, तो आप पूरा केंद्रित ये हो गया। आज पहले जमाने में रास्ता पूछा जाता था, हाँ। अब वो गूगल मैपिंग जीपीएस सिस्टम ऑन कर लिया और आदमी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गूगल या मैप से राह जरूर आसान की है, लेकिन जरूरी रास्तों में स्थानीय लोगों से पूछना भी बेहतर। यानी ये खबर हमें ये बता रही है जी कि हम जमीन पर भी बने रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि गूगल ने कोई मैप दिखा दिया है तो अंधानुकरण ना करें उसका, चले ही जा रहे हैं, चले एक सीमा तक शंका तो करो, भाई क्या बात है, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, कम से कम कोई वाहन चालक ज्यादा है या कोई गुमटी दिख रही है चाय पानी की, तो वहाँ पूछ तो लूं कि भाई आखिर हम जहाँ जा रहे हैं ये जगह कहाँ पर है। और चूंकि हम लोग संकोच करते हैं, संकेतक भी लगा रखते हैं, वैसे संकेतक भी लगे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद ये होना एक बड़ी गंभीर विषय है। यानी हमें थोड़ा सा फिजिकल भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भास्कर का ये भोपाल फ्रंट पेज कहते हैं भास्कर वाले से, एम्स भोपाल में 2 साल में 10 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी और वर्तमान में 23 पद खाली है। ये आदर्श अस्पताल है हमारे जी, मध्य प्रदेश का भी कहेंगे, राजधानी का। बिल्कुल बिल्कुल। एम्स में अब यहाँ ये स्थिति है सना साहब जी, तो क्या माने, कितना उज्जवल भविष्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब सर इसके अंदर 2 चीजें आ रही हैं। एक तो प्राइवेट अस्पताल में कम वेतन है, बिल्कुल ठीक है, सुविधाएं भी ना के बराबर मिल रही है, डॉक्टरों का ऐसा मानना है, ठीक है, हाँ नहीं कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, जहाँ पर एक व्यवसायीकरण हो गया है चिकित्सा का, है ना, जो नए प्राइवेट हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएं मिल रही, तो डॉक्टरों का रुझान, या ये कह लें कि वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद एक अपना मतलब एक डाटा कह लें आम लैंग्वेज में, या कह लें कि अपना पूरा उनका इलाज के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि मेरा पेशेंट मेरे पास आएगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना है कि हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट में जहाँ भी नौकरी चाहिए वहाँ पहुँचते हैं साहब। ये टारगेट बेसिस हो गया अब तो पूरा काम। इस पे एक चीज होना साहब जी, मेडिकल का जो एजुकेशन है वो हमारे यहाँ ज्यादा कॉस्टली है जी। यही कारण है कि हमारे लोग विदेश में जी MBBS और MD करने चले जाते हैं जी। दूसरी ओर आपने कहा अभी इसका व्यवसायीकरण हो गया है जी, तो डॉक्टरों में सेवा का भाव तो कम हुआ है, कम। और जैसी हमने कल चर्चा की थी बिल्कुल बिल्कुल कि एक डॉक्टर 10 का काम भी कर रहा है जी। तो एक तो शासन की चूक जी, शासन को मेडिकल एजुकेशन थोड़ी सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि देखो आदमी जब करोड़ों इन्वेस्ट करके डॉक्टर बनेगा तो अरबों तो कमाना चाहेगा, वो अंडरस्टूड है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप पद भी नहीं भर रहे जी है, कभी ये घोषणा होती है इतनी सीटें बढ़ा दी, ये कर दिया, ये मध्य प्रदेश का नहीं पूरे भारत का विषय है जी, सभी जगह ये हालत है। अब 23% पद खाली है जी, न 23 पद नहीं 23% की बात कर रहे हैं है ना जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा वैक्यूम है, मतलब 75 एक बड़ा आंकड़ा देखें तो 77% लोग ही हैं तो वहाँ उन पर सब पे ये 23% काम वो कौन डॉक्टर कर रहे हैं जो वर्तमान में ड्यूटी पर है। पर तो ऐसे में जब हो जाता है तो नेगेटिव पहलू भी आ जाता है इसमें कि आज ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर जब बैठता है अपने स्वयं की क्लिनिक में तो 500 तो फीस लेता है जी, फिर वो बड़े ब्रांड की दवाइयाँ लिखता है जी, उसके बाद कम से कम 4 जांच लिख देता है जी। तो ऐसे देखें तो पर पेशेंट एक डॉक्टर 1000 रुपये चला बिल्कुल जाता है। अब ऐसे में यदि वो शाम तक 100 ग्राहक देख लेता है जी, तो 1 लाख रुपए है, तो शासन क्या देगी उसे? बिल्कुल। हालांकि देखो शासन का पक्ष है जनसेवा जी, तो डॉक्टरों को भी थोड़े मानवीय पहलू को बचा के रखना चाहिए, उनसे अपेक्षा है
शासन की अपनी मर्यादाएं हैं जी। क्योंकि व्यवस्था और भी देखी जानी है। तो यहाँ एक कहना चाहिए हल्की सी चूक शासन की कि मेडिकल एजुकेशन है वो ज़्यादा महंगी है, पर जल्दी जल्दी भर दिए जाएं तो इनका लोड कम हो, तो इनका भी मन थोड़ा सकारात्मक हो। और जब डॉक्टर भी ये जो ब्रांडेड दवाइयाँ, ये जांच और ये फीस, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के थोड़ा मानवीय हो जाए तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी सोच सकता है कि हाँ चलो बीमार हो लिया जाए। फिर वो बात चिकित्सा और शिक्षा पर आ गई, हाँ जो खर्चे वाली काफी दिनों से चर्चा में हुई है, यानी गरीब आदमी को बीमार होना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज जरा दोनों एक स्टेटमेंट अच्छे हैं। ये भास्कर का अंदर का फ्रंट पेज है, थर्ड फ्रंट पेज। भारत कहता है अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे जी, और अमेरिका कहता है कि दोनों देश आखिर में साथ में आएंगे ही आएंगे। तो नेगेटिव या पॉजिटिव? सर भारत के उससे पॉजिटिव है। हाँ, हम तो पॉजिटिव ही है। वसुधैव हम समझौता, हाँ, हम समझौता नहीं करेंगे। और जो बात बार बार मोदी जी कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात, बिल्कुल स्वदेशी अपनाने की बात, हाँ, तो एक तरीके से जो पूरा सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल मोदी जी का सीधा सीधा दो टूक है, हाँ, हम समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ देखें ट्रम्प की तरफ से, हाँ, उनको भी विश्वास है कि भारत हमारे साथ ही आएगा। राइट। ये अति आत्मविश्वास है आपको जी, अति आत्मविश्वास। हम इतने बड़े जी ठाकुर हैं हाँ, इस विश्व के जी कि अंततः भारत को हमारे पास आना जी पड़ेगा। जी। और हम यदि इसे सकारात्मक रूप से लें तो जितनी आवश्यकता हमें अमेरिकी बाजार की है जी, उससे ज्यादा आवश्यकता अमेरिका को हमारे हमारी मार्केट की बिल्कुल है। है, बिल्कुल। तो या तो ट्रम्प थोड़े से नरम हुए हैं, जी, उनको लग रहा था जब हम 50% का अटैक करेंगे जी। तो मोदी थोड़े से, तो पता पड़ा फोन ही नहीं उठाया। जरूरी है सर, है ना, जरूरी है। तो समझ में ही आ रहा है कि थोड़ा लिबरल हो लिया जाए, बिल्कुल। क्योंकि भारत आके भारत है और ये नया भारत है जी, है ना, इसको झुकाना इतना आसान नहीं है। और जो स्वदेशी का जो ब्रह्मास्त्र चला है उसको देखकर जो हमारा व्यापारी वर्ग, हमारा ये कंज्यूमर वर्ग है, अब ये मूड में आ गया है, मूड में आ कि गया। हाँ, स्वदेशी। हाँ, और देश में तो फिर- एक अलग तरीके का हाँ, मैसेज है हाँ बिल्कुल, और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो ये अच्छी खबर भी, जी। हम इसे अच्छी जी। खबर मानेंगे जी कि चलिए अच्छा है, सकारात्मक माहौल बन रहा है। जी सीडीएस साहब फिर आज हैं, जी कल भी उन्होंने कुछ कहा था, आज कहा युद्ध 2 महीने चले या 5 साल, जी सेना पूरी तरह तैयार रहनी चाहिए। तो सना साहब, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा अभी चला कश्मीर में जो अटैक किया आतंकवादियों ने, जी। उसके बाद जो हमने किया, जी दरअसल इसे सही परिप्रेक्ष्य में हम प्रस्तुत साध ना कर पाए। इसका कारण ना विपक्ष का टांग खींचना। जी विपक्ष सत्ता को समय ही नहीं दे रहा कि वैश्विक स्तर पे वास्तविकता को रख पाए। उदाहरण के लिए कि जो हमारे शत्रु देश हैं, और मतलब कहता हूँ जो हमारे मित्र भी टिकते हैं लेकिन वो हथियारों में सौदागर हैं, जी वो अपना हथियार खपाना चाहते हैं, वो कब खपेंगे, यही युद्ध होंगे। जी। तो इस षड्यंत्र में मुझे लगता है कि एक रणनीति काम कर रही थी कि अगर भारत जो कह रहा है ना हम बहुत जल्दी से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, तो ये आ गया तो चैलेंजिंग अवस्था में आ जाएगा, तो क्यों ना इसको युद्ध में उलझा दिया जाए। जी यही कारण था कि पहलगाम में जो अटैक हुआ वो, और फिर हमने जब अटैक किया तो ये शायद तालियां बजा रहे होंगे, अब आया उठ पार के नीचे। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने आपसी सामंजस्य से इतना खूबसूरत टारगेट सेट किया कि जो मामला 5 साल या 5-6 महीने खींचने पाना था, वो 5 दिन में अंदर साफ करके बैठ गए कि भाई हमने तो जो करना था कर लिया, अब आपको जो करना है कर लो, और करेंगे तो जवाब फिर हमें देने के लिए। तो दरअसल उस स्थिति में अब भारत ये क्लियर कर रहा है जी कि अब हम तैयार रहे हैं, बहुत हो गया, अब कि अब शायद हो सकता है आर पार की बात भी हो जब भी कोई, तो बिल्कुल सीडीएस बड़े इसमें रण संवाद वाला जो महू के अंदर ये हुआ, हाँ, तो 12 सेशन हुए, इसमें सारी हाँ, चीजों का निचोड़ भी निकला। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छी चीज निकल कर आई। तो संयुक्त सेमिनार था ये। यस यस बिल्कुल। तो एक अच्छा मैसेज, मतलब पूरे देश में या विदेश भी कहें, पूरी सही। दुनिया को एक मैसेज दिया चला गया ये, कि भारत कहीं से भी कमजोर नहीं, हम 5 साल तक लड़ने को तैयार हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। ये भी स्थिति है। हाँ। सेंट्रल न्यूज है ये। जी बिहार में मंत्री विधायक पर ग्रामीणों का हमला, 1 किलोमीटर खदेड़ा, बॉडीगार्ड घायल हो गया। ये शायद कोई किसी की डेथ हो गई थी 9 लोगों की सड़क हादसे में, तो उनके परिजनों से मिलने पहुंची। जी जी जी।
लोकतंत्र के लिहाज से, मानवीयता के लिहाज से ये हमें खबर क्या संकेत देती है? सर जो गुस्सा है लोगों में, वो सड़क हादसे वाली बात आई है इसमें। ये तो बहाना है, बहाना है। हाँ। लेकिन कहीं भी ये देखा जाए दूसरे नजर से, आम जन के किसी भी है ना, देश में आपको। जी, तो लोगों का जो गुस्सा है हाँ। सरकार के प्रति या प्रशासन के प्रति जो भी है, हाँ। तो वो चीजें इसमें दिख रही हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर तक खदेड़ना, बॉडीगार्ड पर हमला होना, तो ये अच्छे संकेत नहीं है सर। इसमें ऐसा नहीं माने कि जो नौकरशाही, हालांकि टारगेट पे यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ नौकरशाही और जनप्रतिनिधित्व, इन दोनों ही वर्गों ने आम जनता को इतना कहना चाहिए उपेक्षित वर्ग मान लिया है कि उसकी समस्याओं पर फोकस रहता ही नहीं है। बिल्कुल। और यदि ये जाते भी हैं तो पूरा एक मीडिया तामझाम, कैमरे और फिर उसका प्रदर्शन कि देखो हमने इतना बड़ा तीर मार लिया। तो एक आम आदमी के अंदर इनको लेकर प्रतिशोध की भावना घर कर गई है कि ये लोग आखिर वोट के सौदागर हैं और ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो फिर जब 9 लोग मर जाएं तो आक्रोश फिर चरमोत्कर्ष पर रहता है। हादसा तो बहाना है, हादसा तो एक माध्यम बन गया, बाकी ये एक आम जनता की पीड़ा है। जनप्रतिनिधियों को और वीडियो क्लिप्स को समय रहते इसे समझना होगा, वरना जो विदेशों से खबरें आती हैं, कभी राष्ट्रपति भवन घेर लिया, कहीं फायरिंग हो गई, ईश्वर ना करे हमारे यहाँ ऐसा हो, कि हमारे यहाँ नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत है हमारा। लेकिन ऐसे दृश्य हमें संकेत देते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। आए भागवत जी फिर हैं, ये सेकेंड फ्लैश है दैनिक भास्कर की। व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं। जी। और जाहिर शताब्दी वर्ष चल रहा है तो उनका एक व्याख्यान माला चल रहा है नई दिल्ली में। कल तो उन्होंने अपनी बात कही की थी, आयु व्यापार पर केंद्रित है। तो ये शासन को, सरकार को, प्रशासन को या जनता को किस संदेश में इसको देना चाहिए? सर व्यापार स्वेच्छा से जो बात कही है भागवत जी ने, शताब्दी वर्ष चल रहा है। हाँ। दिल्ली में है पूरा कार्यक्रम, वो महज 3 दिवसीय है, आज तीसरा दिन ही है। तो ये चीजें जो आ रही हैं भागवत जी की, हमेशा भागवत जी चेताते रहे हैं। हाँ। अच्छा, ग्राउंड सर्वे है, पूरा ग्राउंड रिपोर्ट पर काम करते हैं। जैसे अभी इससे पहले बात करी उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर, अब व्यापार पर। बिल्कुल। तो जो भी काम है आप स्वेच्छा से करें। अब स्वेच्छा के लिए एक अलग जगह गई है स्वदेशी की, तो इनका मतलब पूरा केंद्रित करा है कि आप स्वेच्छा से स्वदेशी पे काम करें और हर सहयोग मिलेगा। एक दृष्टिकोण मेरा ये भी समझ में आता है कि व्यापार स्वेच्छा से जी, तो शायद वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोई ताकतवर देश जो अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझता है विश्व का, यदि वो ये मन बना के बैठा है कि व्यापार तो हमें से होगा, हमारी शर्तों पे ही होगा, तो ये वहाँ भी संकेत जा रहा है शायद कि हम स्वेच्छा से व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। यह हमारे नेशन भागवत जी का सत्ता को भी और आम जन को भी, दोनों को एक मैसेज है। हाँ, जो करना है स्वेच्छा से करो। मतलब व्यापारी को भी संकेत है कि आपको सिर्फ उस देश पे निर्भर नहीं रहना है, हमें ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ गया, हम विकल्प भी देखें और जहाँ हमें लगता है हमारे अनुकूल वातावरण है वहाँ हम व्यापार करें। सत्ता को भी वही, सत्ता को भी आम जन को भी सबको संदेश है सीधा। ये बात सही भी है, जब बात अंतर्राष्ट्रीय मसले की हो तो राष्ट्रीय स्तर पे हमें सब एकजुट होकर उससे फाइट करने की आवश्यकता है। ये बहुत दिल को विदीर्ण करने वाली खबर है। एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके ये तो हो गया कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात ये है कि कोर्ट ये कहता है इन मामलों में नरमी बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये तो शासन भी कहता है कि हम रवैया नहीं अपनाएंगे। फिर ये जो कमेंट्स करना पड़ा अदालत को, इसके पीछे कौन सी पीड़ा अदालत की? सर फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला जो मामला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो पास्को एक्ट के तहत ये सारी चीजें हुई, है ना, समाज के लिए गंभीर खतरा बताया गया। तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर नकेल कसने की जरूरत है, कोई नरमी नहीं होना चाहिए इसमें। हम इसे
अपने ऊपर ना लें जी। आके हम आप भी हाँ, समाज के बिल्कुल अंग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपने कहा कि आप पास्को एक्ट के तहत अगर बच्ची से दुष्कर्म कर सकते तो आजीवन कारावास भी हो सकता है, और आपने उसकी हत्या का प्रयास किया या हत्या कर दी तो आपको फांसी भी हो सकती। अब जी। इससे कड़ा कानून तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। हत्या ही आ गई अब तो, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद फांसी आ गई। अब इसके बाद ये हुआ कि लोग एविडेंस को खत्म करने के लिए जिसका बलात्कार किया उसका मर्डर भी कर देते हैं जी, जी। कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। ऐसे मामले आए है ना, आए हैं, है वो ना? बड़े मामले हुए। हाँ, तो अब इसमें मुझे एक भाषण याद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जी। लाल किले की प्राचीर से दिया था उन्होंने, जी। कि हम बेटियों से तो पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कब आओगी, जल्दी आ जाना, देर नहीं होनी चाहिए। हम ये बात बेटों से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, तुम्हारे दोस्त किस तरह के हैं जी। तुम्हारा चाल चलन थोड़ा सा अपने मर्यादा में रहो। तो मेरे ख्याल से ये चीज वहां जा रही है शायद, और उसका एंडी भी वहीं पर ही है जी। कि जब तक हमारा युवा वर्ग माँ बहनों की इज्जत करना नहीं सीखेगा, जब तक उसे नहीं बताया जाएगा कि जो छोटी है वो बेटी के समान है, बड़ी है वो माँ के समान है, समकक्ष है तो बहन के समान है, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक तो हम ये उम्मीद ना करें। जी। तो मेरे ख्याल से हम शासन पे दोषारोपण करें, हम मानते हैं कमियां हैं, हम अदालत पे दोषारोपण करें, मानते हैं कहीं चूक हो जाती होगी, लेकिन हम अपने ऊपर, मैं समझता हूँ हमें इस बात को अपने ऊपर लेना चाहिए बिल्कुल। ये जागरण जी। दैनिक जागरण का ये सेकंड पेज है। यहाँ जो जीडी पटवारी ने कल बयान दिया था जी। मध्य प्रदेश की, मैंने ज्यादा जी, जी। तो है मुख्यमंत्री जी ने तंज कसा है, रात की उतरी नहीं होगी, जी। कह दिया होगा जी। और इस तरह का अपमान बर्दाश्त योग्य नहीं है, उन्होंने जी। ये भी कहा है। तो इसका परिप्रेक्ष्य क्या है इस बयान का? जो ये मामला, एक तो कांग्रेस ने एक मुद्दा दे दिया, बिल्कुल बीजेपी बैठे बिठाई दिया है जी। बिल्कुल। तो अब उसके बीच में ये सत्ता पक्ष भी विपक्ष के ऊपर लगातार इस मुद्दे को लेके हमले करते ही जा रहा है, करते जा रहा है सीएम भी, महिला मोर्चा भी, सारी चीजें बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जीतू पटवारी की ओर से हाँ बेड़ी में अकेला तो राजनीति जो है वो बड़ा मतलब ये अभी केंद्र बिंदु बने हुए महिला मध्य प्रदेश में। इसमें हेडिंग में मुझे एक चीज संकेतक के रूप में आ रही है, जी। रात की उतरी नहीं होगी। जी। देखो हम भारत के लोग हैं जी। ये ठीक है कि शराब पीना कानूनन जुर्म नहीं है जी। लेकिन हम बच्चों से कहते अवश्य हैं शराब पीना बुरी बात है, हम महिलाओं से कहते हैं शराब पीना बुरी बात, एक गुरु शिष्य को समझाता है शराब पीना बुरी बात है, लेकिन ये तंज ये इंगित करना राजनीति कितनी विद्रूप हो गई है, नेताओं का स्तर कितना निकृष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ये लाइन शायद जीतू पे फिट बैठ रही है। देखो भाई एक सीएम स्तर पे एक आदमी वहां पे बैठा हुआ है इतने बड़े पद पर और वो ये कह रहा है रात की उतरी नहीं होगी, तो शायद व्यक्तिगत रूप से वो जानते तो होंगे ये भी मालवा के हैं, ये भी मालवा के हैं, ठीक है ना। तो यदि ऐसा नहीं है तो मैं तो समझता हूँ ये बात किसी भाजपा नेता के खिलाफ कही होती, ये सुबह कोर्ट में खड़ा होता भाजपा का नेता। और यहाँ मुझे एक चीज और दिख रही है कि जब भाजपा विपक्ष में रहा करती थी तो हमलावर विपक्ष हुआ करता था, यहाँ स्थिति उल्टी है कि यहाँ जो विपक्ष है वो सुरक्षात्मक वातावरण में देखने को आ रहा है और जो पक्ष है वो हमलावर दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जनहित के मामले हो या राजनीति हित के, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो थोड़ा सा कमजोर भी है और अपने आप को असुरक्षित महसूस भी करता है, शायद जनता का रुझान भी कम है। यह जागरण का ही सेकंड फ्रंट है। यहाँ भी जो ट्रंप का मामले पर ज्यादा काफी कुछ कर चुके हैं, तो इसमें एक्सपर्ट के भी व्यूज हैं और मोदी जी का बयान भी है कि ट्रंप को तगड़े जवाब की तैयारी, यूएस छोड़ 40 देशों से ट्रेड डील करेगा भारत जी। तो ये आकलन है ही है ना। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा नहीं लगता अपने को कि अब भारत ने अमेरिका जैसे तथाकथित प्रधान देशों की ओर उन पर आत्मनिर्भर होना कम कर दिया है और अब वो वैकल्पिक देशों को तलाश करने लगे हैं। बिल्कुल सर, कर रहे हैं पूरे, मतलब जो विदेश नीति है, हाँ, अब लगातार दौरे होना, हाँ, आज पीएम मोदी का जापान जाना,
ये है ना, ये सभी चीज़- लगे हैं, सभी लगे हैं जी, है ना, डोभा जा रहे हैं, कई जयशंकर जा रहे जी हैं, बिल्कुल। ये सब लगे हुए तो हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छा इंटेलिजेंस सबका है, बिल्कुल सबका सारी एक सूचना है। रिपोर्ट है। बिल्कुल सही। तो जो अभी पिछली खबर में अपन ने बात की हाँ कि ट्रम्प ने ये कहा कि भारत हमारे साथ आएगा, आएगा। तो ये चीजें आने के बाद हम्म, ट्रम्प का ये बयान आना हम्म, एक तरीके से जो मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि साहब हमारी तैयारी, हम 40 देशों से ट्रेड डील करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और ट्रम्प की तरफ से हाँ। ये होना कि साहब हम ही से साथ आएंगे, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है सर। लेकिन इनका टारगेट एक ही है कि हम सही दिशा पे जा रहे हैं, सही दिशा, मतलब है ना, मतलब कोई हमारे भारत विक्रम की स्थिति नहीं है नहीं है। भारत में, भारत का तो सीधा टारगेट है कि हम सबके से व्यापार करने को तैयार है, जो हमसे करेगा। जो हमसे करेगा। जी यहाँ एक इसको थर्ड लीड बोलूंगा। जी गुमनाम दलों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा कहाँ से मिला, ये राहुल जी का क्वेश्चन जी। है। राजनीतिक परिदृश्य में जो कालाधन हावी हो रहा है, जी ये खबर उससे एफिलिएशन में आती है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। राहुल जी का अब इससे जो ये लगी है बात आई है हाँ। 4300 करोड़ के चंदे की, ठीक, गुमनाम दल अभी हाल ही में जितने राष्ट्रीय दल हैं, हाँ, इसी ने सबको, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने उन पर नकेल कसी, जो सक्रिय नहीं है, हाँ हाँ, ये भी मान्यताएं रद्द की हैं शायद। मान्यताएं भी रद्द की। अब उसके बाद राहुल जी के पास ये बात आना हाँ, कि गुमनाम दल जो कौन कौन से हैं, अभी हाल ही के अंदर इस खबर को ऐसे भी देखता हूँ मैं, हाँ, अब चुनाव आयोग इनसे पूछेगा कि एफिडेविट मांगेगा, बिल्कुल। लाइए रिपोर्ट ला कर दीजिए। हाँ, फिर राहुल जी दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, एक सबसे बड़ा हाँ, सवाल ये भी है। सही है। तो कुल मिला के इसमें दो चीजें हैं। जी एक तो राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है, जी वो बहुत तेजी से, मुझे लगता है वो स्थापित कर ही नहीं पाए थे, जो जी। घटती है ना। और जो सत्ता पक्ष है या इसे भाजपा एनडीए का है, वो इतना कुशलता से इनकी बॉलिंग पे सिक्सर मारता है कि बॉल सीधी बाउंड्री के बाहर चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये समझ में आ रहा है कि एक तो जो कहना चाहिए ना कि जो एक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपन उसको लिख हाँ, करेंगे, नहीं, तो वो शब्द एक निकनेम की तरह चिपक गया उनके साथ। जी जी तो एक तो लोग गंभीरता से नहीं लेते, जी, वरना मुद्दा तो सीरियस है। मुद्दा सीरियस है। और अभी तक के जितने मुद्दे हाँ राहुल गांधी ने उठाए, हाँ वो कुछ तो समय बाद चर्चाओं में जरूर रहे हैं सर। हाँ, लेकिन बात यही है कि वो ठीक व्यक्ति के माध्यम से नहीं उठाए गए, बस और इसका उनको जी, खामियाजा जी। मुद्दों को भुगतना पड़ गया। पड़ गया जी। एक खबर सामाजिक परिवेश में जागरण पे ही है, शायद चौथा पेज है जागरण का, हाँ चौथा पेज है, या फ्लैश स्टोरी है। जी क्षमा धर्म की आराधना के साथ दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व शुरू हुए। सबसे पहले जैन समाज को बधाई, जी। बहुत शुभकामनाएं। ये जो उनका पर्व है जी। उनके लिए मंगलदायक साबित हो जी और वे समाज हित में इसी प्रकार से लगे रहें। तो सना साहब, इस धर्म को लेके मैं बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ, अच्छा जी भावुक भी होता हूँ कई बार, क्योंकि हम हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म कहीं भी चले या बौद्धों में चले जाए, तो जो दिगंबर होने की अवस्था है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक अवस्था, जो अंबर को ही दिग स्वरूप धारण कर ले, ऐसा सिर्फ जैन धर्म में देखने को मिलता है। जी भोजन उतना जितनी आवश्यकता है, जी बैंक बैलेंस नील है ही नहीं है, बैंक तो बैलेंस कहाँ से आएगा। और जब गए इस दुनिया से तो समाज के लिए एक आदर्श स्थापित कर गए। जी तो ऐसे में हमें लगता है कि जब आपाधापी जो मची है, मैं 1 करोड़ कमा लूं, फिर मैं 1 अरब कमा लूं, फिर मैं 1 खरब कमा लूं, जी उसके बाद स्थिति ये कि जब सिकंदर मरा तो उसने लोगों से कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, उन्हें खोल देना, खाली हाथ। है ना। तो जी। एक शेर भी आता है ना कि कमी क्या थी सिकंदर को, सभी हाली मुहाली थे, हुआ जब वक्त जाने का तो दोनों हाथ खाली थे। तो ये संदेश पुरातन काल से जैन समाज दे रहा है कि हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, निर्वस्त्र ही आए थे निर्वस्त्र ही जाना है। और जो उनका स्वरूप है दिगंबर रूप से स्थापित बने रहना, कि जीवन न्यूनतम नहीं शून्य
संसाधनों के बगैर भी जिया जा सकता है। तो जिस प्रकार से जैन समाज का ये पर्व शुरू हुआ है, मैं ये कामना करूंगा कि समस्त हिंदू मुस्लिम अन्य संप्रदायों में ये अपना प्रभाव छोड़ पाए, ताकि जो आपाधापी जो मची है एक दूसरे को मिटाकर अपना आधिपत्य स्थापित करने की, ये कहना चाहिए पराभव को प्राप्त हो और देश विदेश में शांति की स्थापना हो। पत्रिका को मैंने थोड़ा सा लीड से नीचे कोट करना शुरू किया है कि पत्रिका पे भी वो मुद्दे ऊपर हैं, है ना। हमने नवी लिया है और वैष्णो देवी का भी लिया, ये 34 की जुदाई खबर है। किसी भी हम जब उसमें जाते हैं धार्मिक स्थान पर, तो चाहे वो कहीं हम यात्रा करने जा रहे हैं या फिर हम कहीं, तो ये इस तरह घटना हृदय को विदीर्ण करती है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया है कि सजा पूरी होने के बाद आरोपी को 8 साल जेल में क्यों रखा। ये एक पिटिशनर को लेकर है मामला, लेकिन व्यापक स्वरूप में देखा तो ये खबर हमें क्या बता रही है सर? ये सरकार से जवाब मांगा है पूरा। हाँ जी, तो इसके अंदर जैसे पूरा सजा पूरी होने के बाद भी ठीक है, लोगों का सामने नहीं आना। हाँ। सजा पूरी हो गई, परिजनों का भी नहीं आना। ठीक है। कुछ चीजों में ये भी आता है कि आदेश पारित होने के बाद हाँ। सही जगह पहुंच भी नहीं पाना। ठीक है। तो ये सारी चीजों पे गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ठीक है जी। कुछ थोड़ी सी जानकारी अपन अगर इसमें लें जी, तो एक तो ये है कि जिन कैदियों का कोई आगे पीछे है नहीं, उनकी दुर्दशा चाहे वो रिहा होने के मामले में, बरी हो जाने के बाद जी जी, या फिर जमानत के मामले में, ऐसी सैकड़ों केस हैं जी। दुखदायी पहलू ये है इसमें कि कुछ थोड़े से कहना चाहिए लीक से हटके मामले ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि कानून में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने चोरी की जी, अब चोरी के आरोप में वो अंदर हो गया जी, जमानत के लिए एक अर्जी किसी एनजीओ ने लगा दी, जब जी। मालूम चला इसके आगे पीछे कोई नहीं है, जी, तो 10,000 रुपए की बॉन्ड वाला सिस्टम आ जी। गया। अब ये कौन भरे? जी, तो इसमें एनजीओ पीछे हो गया थोड़ा सा, जी। वो फिर जेल में चला, वो महीनों जेल में बना रहा। और चोरी का आरोप कितना सा था? एक पैकेट, एक पर्स था, उस जी। पर्स में लगभग 1,500 रुपए रखे जी। हुए थे, जी। जिस पे और जो प्रमाणित नहीं था कि इसी ने चोरी किया है। तो अंत में वो एनजीओ ने जो वकील कराया है, जी। वो वकील ये कहता है कि तुम्हारे रिहा होने की एक ही सूरत है, वो ये है कि तुम ये कह दो वहां हमने चोरी करी। जी। तुमने कहा मैडम फिर तो मैं सजा का भागीदार हो जाऊंगा, कि 3 दिन तो तुम अंदर काट चुके हो। जी, तो मैं जब ये कह दूंगी वहाँ कोर्ट में, चूंकि मेरा मुवक्किल इतना समय काट चुका है, लिहाजा उसको बरी किया जाए। और वही हुआ, उसने अगली पेशी पे ये कह दिया कि हाँ साहब चोरी मैंने करी। और जैसी सजा सुनाई गई, वकील ने तत्काल वहाँ पे पक्ष रख दिया कि चूंकि जो सजा सुनाई गई उससे अधिक अवधि ये जेल में काट चुका है, लिहाजा उसको बरी किया था, बरी हो गया। तो इस तरह की जो विसंगतियां कानून में है, जब तक इनको दूर नहीं करेंगे हम, तब तक ऐसे ये मामले आते जेलों रहेंगे। में जानवरों की तरह लोग ठूंस से रखे हुए हैं। ये शर्मनाक विषय है, क्योंकि हर आदमी तो वहाँ आरोपी हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पे मुजरिम नहीं है। जी, ये भागवत जी का बयान यहाँ भी वही है, जी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वेच्छा से जी करेंगे और दबाव में नहीं करेंगे। हेडिंग भी लगभग सेम ही है। इसका मतलब एजेंसी खबर है ये। तो हाँ, अब आ गया ये, हमने अपन ने फ्रंट पेज से फोकस किया था अपन ने। जी, जी, चैट जीपीटी से पूछकर किशोर ने दी जान, ओल्टमैन पर केस। जी, आधी खबर कहना चाहिए हमें दुखी करती है, तो आधी हमें आशा जगाती है हमारे अंदर कि आज सोशल मीडिया पर, इसे हम कहेंगे नेटवर्क जो है, उस पर इतना विकृत सामान फैला पड़ा है कि जरा सी चूक हुई तो बच्चों की तो छोड़ो, मैच्योर्ड इंसान जो है वो अनिष्ट कर बैठते हैं अपना। और यहाँ भी एक किशोर ने जान दी, तो उसने चैट जीपीटी से बकायदा रिसर्च करके कि जान कैसे दी जाती है, दर्द कैसे कम होता है, वो मर गया। तो अब क्या हुआ है, जो ओल्टमैन है इसके करता धरता उन पे केस हुआ, ये ठीक है जी। हम तो कहते सरकार को भी इसमें पार्टी बनाकर और सरकार के माध्यम से
चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय, इस पर बिल्कुल ये ऑल्टमैन से ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर आत्महत्या कैसे की जाए और तकलीफ कैसे कम होगी, ये कंटेंट डालने की आवश्यकता क्यों है? क्या इसके बगैर इसमें पूर्णता में कोई अभाव रह जाता है कि संस्था? बिल्कुल नहीं, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर एक बड़ा चिंता का विषय है और इससे चूंकि सोशल मीडिया एक अभिन्न अंग बन चुका है युवाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे जो इनकी कर्ता धरता है थोड़ा मानवीय पहलू से भी रूबरू हो और सभी की चिंताओं का अध्ययन करने के बाद नियम कायदे बनाए तो बेहतर रहेगा। आसना साहब और मैं मोहनलाल मोदी को समीक्षाओं को लेकर आपके सामने रही। ये समीक्षा कैसी रही, आपकी प्रतिक्रिया रहेगा। आपको लगता है जन सरोकार से युक्त हमारी वार्ता रही तो प्लीज हमारी जो कंटेंट है उन्हें लाइक दें, इन्हें फॉरवर्ड करें, वायरल करें और सलिल संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।